नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और हम बात करेंगे सीधी ललकार कितनी असरदार। कांग्रेस के गुजरात राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ओबीसी वोट बैंक फोकस करते नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे और इस बीच ओबीसी हमारे साथ से दूर हो गया। दरअसल आजादी के बाद जब कांग्रेस को लगभग अपराजय माना जाता था, तब भी पार्टी का वोट बेस दलित, मुस्लिम और सवर्ण ही था। इन वर्गों में कांग्रेस का समर्थन ओबीसी के मुकाबले कहीं अधिक था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक देश की कुल आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी 52% है। कांग्रेस को कभी इस वर्ग से भी अच्छा समर्थन मिलता रहा, लेकिन मंडल कमंडल के बाद बदले डायनेमिक्स में राजनीति में नरेंद्र मोदी के उभार के बाद ओबीसी वोट बैंक में कांग्रेस का जनाधार सिकुड़ता चला गया, जिससे कांग्रेस फिर से हासिल करने की फिराक में। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कांग्रेस की खोई हुई सियासी जमीन वापस हासिल करने का प्लान बताया। जाति जनगणना और ओबीसी वोट पर विशेष ध्यान दिया गया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी ने प्रधानमंत्री मोदी पर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सीधा हमला किया। बता दें, अहमदाबाद में कांग्रेस के 2 दिनों के राष्ट्रीय अधिवेशन ने पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में जितना जोश भरा है, इसकी वजह है राहुल गांधी की जातीय जनगणना वाली एक रणनीति, जो आज देश की राजनीति में उनका सबसे पसंदीदा विषय बना हुआ है। वहीं गुजरात में कांग्रेस अगर 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जातीय जनगणना की बात कर रही है, तो उसका फोकस खासतौर दलित, आदिवासी, ओबीसी और मुस्लिम मतदाता है। कांग्रेस की नजर ओबीसी पर। अपर ओबीसी 2019 बीजेपी 41%, कांग्रेस 15%, बीजेपी 240%। 2024 बीजेपी 39%, कांग्रेस 20%। कांग्रेस की 90% सीटें बढ़ी। कांग्रेस का गुजरात में अधिवेशन क्यों? ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व जानता है कि जब भी देश में कोई नई राजनीतिक संस्कृति उभरती है, तो उसकी शुरुआत गुजरात से होती है। इसीलिए अगर गुजरात मॉडल को तोड़ा जाए तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। इसीलिए अधिवेशन को आयोजित करने के पीछे यहाँ से एक नया मॉडल बनाना हो सकता है। वहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस की नई उभरती पीढ़ी को अंदर से लग रहा है कि हमें कुछ करके दिखा। गुजरात मॉडल को चुनौती देने का वक्त। आपको बता दें, गुजरात से भाजपा खुद एक मॉडल बनकर उभरी है। इस मॉडल का मूल आधार बहुसंख्यकवाद, नौ उदारवाद और प्रभावशाली जातियों का समर्थन रहा है। इसकी मदद से ही गुजरात मॉडल उभरा है। कांग्रेस का मानना है कि इतने सालों तक जो मॉडल चला है, उसे अब चुनौती देने का समय आ रहा है। भारत की आज़ादी के बाद के 75 वर्षों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले 25 साल में संस्थाओं, उद्योगों का निर्माण हुआ, देश का ढांचा खड़ा हुआ। यह समय इस व्यवस्था के निर्माण का था, इसलिए राजनीति स्थिर रही। पहले 25 साल में 3 प्रधानमंत्री और एक ही पार्टी का शासन दिखा। इसके बाद के सालों में उसके आधार पर नया नेतृत्व उभरता है। लोग राजनीति में भाग लेने, नेतृत्व करने के लिए आगे आते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का दौर आता है। इसी के चलते अगले 25 साल में 11 प्रधानमंत्री, 7 पार्टियां और 14 बड़े आंदोलन हुए। बता दें, इसके खिलाफ जो प्रतिक्रिया पैदा हुई वह हिंदुत्व और बहुलवाद था, जो 1999 के बाद देखा गया। बहुलवाद के साथ बाजारवाद आया और सिर्फ 3 प्रधानमंत्री और 2 पार्टियां देखी गई। वहीं अभी 25 साल खत्म हो रहे हैं और फिर से माहौल बदलने का समय आ रहा है और कांग्रेस नेतृत्व इसे अच्छी तरह समझ रहा है। हालांकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस गुजरात में जो प्रयोग करना चाहती है, पार्टी के लिए उसका अतीत राज्य में बहुत ही कड़वा साबित हो चुका है। बात 1980 के दशक की है। पूरे देश की तरह गुजरात में भी कांग्रेस का ही दबदबा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी ने एक नए जाति समीकरण वाला सियासी दांव चला था। बता दें, 1985 के चुनाव में तो कांग्रेस को इसका जबरदस्त लाभ मिला। पार्टी असेंबली की 149 सीटें जीत गई।
लेकिन कांग्रेस के इस समीकरण ने राज्य की राजनीति में सबसे प्रभावी पाटीदारों को पार्टी से नाराज कर दिया। अन्य ऊंची जातियों के वोटर भी उससे कन्नी काटने लगे। नतीजा ये हुआ कि 1990 के विधानसभा चुनाव में पार्टी मात्र 33 सीटों पर सिमट गई और उसका वोट शेयर गिरकर 30.90% पहुंच गया। गुजरात की राजनीति में यहां से बीजेपी ने ऐसा कदम जमाया कि 2022 का चुनाव आते आते ही इसने राज्य में जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर हम गुजरात की मौजूदा रणनीति को समझें तो भी कांग्रेस की सोच की सफलता पर सवालिया निशान लग रहे हैं। 2022 में बीजेपी ने 182 में से 156 सीटें जीती और 52.5% वोट जुटाए, तो यह बिना दलित, आदिवासी और ओबीसी के समर्थन के बिना संभव नहीं है। बहरहाल कांग्रेस अब बीजेपी के दांव को पलटने की मुद्रा में आ चुकी है। यही वजह है कि राहुल गांधी हारने के लिए बीजेपी को सीधे चुनौती देते नजर आते हैं। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। राहुल गांधी के बयान के खास मायने। गुजरात कांग्रेस में दो तरह के लोग हैं। एक वे लोग हैं जो दिल और ईमानदारी से कांग्रेस के लिए लड़ते हैं और जनता से जुड़े हुए हैं। दूसरे वो हैं जिनका जनता से संपर्क टूट चुका है और बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। अगर जरूरत पड़े तो ऐसे 5 से 25 नेताओं को कांग्रेस से निकाल देना चाहिए। आपको बता दें, यह बयान पिछले महीने राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गुजरात में संबोधित करते हुए दिया था। इससे पहले राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि हमने आपको अयोध्या में हराया है, हम आपको 2027 में गुजरात में हरा कर दिखाएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी 2 बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं और कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में कराया गया। बता दें कि गुजरात में कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन 1961 में भावनगर में हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन में राहुल की बड़ी बातें: नया वक्फ एक्ट, धार्मिक स्वतंत्रता, संविधान पर हमला, चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 84% किया, गांधी की विचारधारा और संघ की विचारधारा में फर्क, कांग्रेस ही आरएसएस और बीजेपी को हराएगी, संविधान में अंबेडकर, गांधी, कबीर की विचारधारा, बांग्लादेश उल्टा बयान देता है, पीएम मोदी साथ बैठे हैं, आज अग्निवीर को ना पेंशन ना शहीद का दर्जा, बीजेपी के हिंदुस्तान की भी सभी संस्थाओं पर अतिक्रमण, सरकार बनी तो जाति जनगणना पर कानून बनाएंगे, किसकी कितनी भागीदारी है पता होना चाहिए, जाति जनगणना कराने से आरएसएस ने इनकार किया, पीएम मोदी ने जाति जनगणना करने से इनकार किया। कांग्रेस गुजरात अधिवेशन को सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सशक्त राजनीतिक संदेश के रूप में देख रही है। पार्टी को उम्मीद है कि इससे कार्यकर्ताओं में नया जोश पैदा होगा और संगठन को जमीन पर नई ताकत मिलेगी। साथ ही यह अधिवेशन आने वाले विधानसभा चुनाव को रणनीति तय करने में एक मजबूत आधार बन सकता है। शायद यही वजह है कि राहुल अब गुजरात पर नए तरीके से फोकस कर रहे हैं। देखना होगा कि उनकी रणनीति कितनी कारगर होने वाली है। 100 साल पहले महात्मा गांधी जी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे और 150 साल पहले सरदार पटेल जी इस धरती पे पैदा हुए थे। गांधी जी, सरदार पटेल जी ये कांग्रेस पार्टी के फाउंडेशन है, कांग्रेस पार्टी की नींव है। हिंदुस्तान के हर जात के युवा सेना में जा सकते थे, पेंशन मिलती थी,
शहीद का दर्जा मिलता था, एक्स सर्विसमैन स्टेटस मिलता था, उसमें सब लोग जा सकते थे, खत्म कर दिया। आज हमारी सरकार युवाओं को कहती है कि अगर आप युद्ध में शहीद होगे और अगर आप अग्निवीर हो तो हम आपको ना पेंशन देंगे ना शहीद का दर्जा देंगे। आपके साथ में जो लड़ रहा है उसको मिलेगा, मगर आपको नहीं मिलेगा। रास्ता किसके लिए बंद किया? गरीबों के लिए, गरीब जनरल कास्ट, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासियों के लिए हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जाति जनगणना। उससे कुछ महीने पहले मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया था। मोदी जी के सामने कहा कि मोदी जी आप जाति जनगणना कराइए, देश को मालूम होना चाहिए इस देश में दलित कितने हैं, पिछड़ा वर्ग कितना है, अति पिछड़ा कितना है, अति दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। और मैं सिर्फ जाति जनगणना के पीछे नहीं था। जाति जनगणना एक कदम है। मुझे यह पता लगाना था कि इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है। आरएसएस और बीजेपी रोज इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, बाकी पार्टियां नहीं रोक सकती हैं। आप देखना, क्योंकि यह विचारधारा की लड़ाई है। जिस पार्टी के पास विचारधारा नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो बीजेपी आरएसएस के सामने नहीं खड़ी हो सकती। जिस पार्टी के पास विचारधारा है वो ही आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला कर सकती है और वो ही आरएसएस और बीजेपी को हराएगी। बिहार में कन्हैया के कंधे से चलेगी जीत की बंदूक। देश के बड़े राजनीतिक परिवर्तनों की शुरुआत बिहार से ही हुई है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। फिलहाल लोकसभा चुनाव 2025 में संजीवनी पाकर बिहार की राजनीति में कांग्रेस अकेले चलने का आगाज करते हुए नजर आ रही है और ये चाल कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं बल्कि 5 ईयर प्लान की राह पर चल रही है। ये सही है कि आगाज उस खास समय में हुआ है जब आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की सेनाएं सजनी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के लिए आज वही स्थिति हो गई है जो भाजपा की थी। कन्हैया के पीछे ठीक वैसे नेता दिखाए जाएंगे जैसे सुदर्शन चक्र के लिए कृष्ण के पीछे देवताओं के चेहरे दिखाए जाते हैं। सो कई नेता आएंगे और कई आए भी हैं। बता दें, कन्हैया की पदयात्रा में राहुल गांधी का बेगूसराय आना कोई परोक्ष रूप से वोट बढ़ोतरी का भले रहा हो, पर अपरोक्ष रूप से कांग्रेस के उन कद्दावर नेताओं को संदेश देना है जो कन्हैया कुमार को रास्ते में रोड़े बन रहे हैं। और राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार के साथ दोस्ताना व्यवहार दिखाकर अपना काम कर दिया। बिहार में पदयात्रा पर जोर क्यों? दरअसल पदयात्रा का सभी दल फोकस कर रहे हैं। मकसद 19 से 45 वर्ष के युवा है। इनका वोट प्रतिशत 40% है।
40% वोट पर निशाना साधकर सियासी तीर चलाए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और कन्हैया कुमार सब अपने तरीके से रिझाने में लगे हैं। तेजस्वी भी युवाओं को लेकर इससे पहले भी यात्रा निकाल चुके हैं। आपको बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस अपने कंबाइंड एफर्ट से संदेश अपने समर्थकों तक पहुंचाने में लगे हैं। ऐसे में बिहार के वे बच्चे जो पलायन के शिकार हुए, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। 40% समेटे ये बड़ा वर्ग जिस करवट बैठेगा, किला फतेह उसी का होने वाला है। दूसरा मकसद, इस पदयात्रा के जरिए कांग्रेस ने ग्राउंड लेवल पर अपने आधार को फिर से दुरुस्त करने का काम किया है। इस आधार का स्वरूप संभव हो उस अनुपात में नहीं निकालें जो कांग्रेस अनुमान लगा रही है, पर 2029 लोकसभा में ये मेहनत कोई गुल खिला जाए तो आश्चर्य नहीं माना जाना चाहिए। बता दें कि हाल ही में सर्वे बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं। बिहार चुनाव इसी साल के आखिरी में होने वाला है। जाहिर है उसके लिए सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। मुख्यमंत्री पिछले दिनों विकास यात्रा पर निकले हुए थे, लेकिन हाल ही में हुए सर्वे के नतीजे संकेत दे रहे हैं कि बिहार में हवा का रुख बदल चुका है। सर्वे के अनुसार नीतीश कुमार की लोकप्रियता गोता खाकर 18% पर पहुंच चुकी है, अर्थात मात्र 18% लोग अगले मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें देखना चाहते हैं, जबकि 41% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वहीं महज 15% लोग पीके को, 8% भाजपा के सम्राट चौधरी को, तो 4% लोग चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बहरहाल दिल्ली चुनाव के ठीक बाद कहा गया था कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो एनडीए को 33 से 35 सीटें मिल सकती हैं और महागठबंधन मात्र 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। इलेक्शन मोड पर महागठबंधन के दल। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के दल कमर कस चुके हैं। कांग्रेस जिले जिले में खाक छान रही है, लेकिन बिहार की राजनीति और लालू प्रसाद को ठीक से जानने वाले कांग्रेसी राजद अध्यक्ष को लेकर बुरी तरह सशक्त है। बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच बड़ा भाई छोटा भाई की लड़ाई का मजा लेने वाले महागठबंधन के दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को पता है यहाँ कौन बड़ा है। बीच में कांग्रेस ने तेवर दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर जगह पर आ गई। कांग्रेस नेताओं ने अलग अलग तरह से बोलकर स्वीकार कर लिया कि बिहार में राजद ही बड़ा है। खैर, परेशानी यहाँ थी भी नहीं। परेशानी यह है कि कांग्रेस के लिए तेजस्वी यादव छोटी परेशानी और लालू यादव तो बकायदा टेढ़ी घेर है। जब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों का जुटान हुआ था, तब कांग्रेस को तत्कालीन महागठबंधन सरकार में 2 और मंत्री पद चाहिए था। तब महागठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस को तेजस्वी यादव से डील करने के लिए छोड़ दिया। सरकार चली गई, लेकिन कांग्रेस तेजस्वी यादव को मैनेज नहीं कर सकी। फिर लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन से जनता दल यूनाइटेड अलग हो गया। लोकसभा चुनाव में नामांकन की तारीख आ गई, लेकिन कांग्रेस लालू प्रसाद यादव से डील नहीं कर सकी। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन खेमे में आरजेडी तेजस्वी सरकार के नारे के साथ आगे बढ़ती दिख रही है। आरजेडी के तेजस्वी सरकार के नारे को वाम दलों का भी समर्थन है, लेकिन कांग्रेस के तेवर बदलती नजर आते हैं। कांग्रेस ने खुले तौर पर तेजस्वी यादव की सीएम उम्मीदवारी को फिलहाल अपनी सहमति नहीं दी है। आरजेडी की छाया से निकलना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस राजद की छाया से निकलकर अपने पुराने जनाधार को हासिल करना चाह रही है। बताया जा रहा है कि मोहन प्रकाश राजद ने मोलभाव के समय आक्रामक नहीं हो सकते। सवाल यह है कि कन्हैया कुमार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की गांठ से रूप में काम करेंगे। हालांकि रोजगार और सरकारी नौकरी का वादा है कि राजद का मुख्य चुनावी मुद्दा रहा है। 1990 में बिहार की सत्ता से अलग होने के बाद हर एक विधानसभा से पहले कांग्रेस कुछ नया प्रयोग करती रही है। परिणाम ये है कि तमाम प्रयासों के बावजूद 2015 को छोड़ दें तो हर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कुछ सीटें कम ही होती गई। कांग्रेस का अलग राह का टोटका कितना सफल है?
2010 में यह फलदायी साबित नहीं हुआ। सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस को 4 सीटों पर सफलता मिली। आखिर 2015 में कांग्रेस राजद गठबंधन में शामिल हुई, 27 सीटों पर सफलता मिली। कांग्रेस को गठबंधन में 43 सीटें दी गई। 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और 19 सीटों पर जीती थी। फिलहाल बिहार के कांग्रेसियों को लोकसभा चुनाव याद आ रहा है। अब ऐसा डर है जिस पर अभी कोई खुलकर बात नहीं कर रहा। हालांकि दिल्ली में बिहार के 40 संगठन जिलों के अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष की बैठक में राहुल गांधी के सामने यह डर शारो जरूर सामने आया है। पता चला है कि कई जिला अध्यक्षों ने कहा है कि कांग्रेस जहां से चुनाव लड़ेगी उसकी जानकारी जल्द दे दी जाए। दरअसल इस बात ने लोकसभा चुनाव की याद दिला दी, जब कांग्रेस देखती रह गई और लालू ने अपने हिसाब से सीटों पर राजद प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए सिंबल दे दिया था। आपको बता दें, बिहार में जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए थे तभी से कांग्रेस की भूमिका लगातार सिमटती गई। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, तब भी कांग्रेस को लालू ने नियंत्रित किए हुए रखा था। लेकिन अब तो लंबे समय से कांग्रेस लालू के इशारे पर ही चलने को मजबूर है। फिलहाल लोकसभा चुनाव 2024 वाला डर कमोबेश सभी कांग्रेसियों को याद आ रहा है। दिल्ली में कांग्रेस राजद और वाम दलों के साथ बिहार की लोकसभा सीटों के बंटवारे की चर्चा ही करती रही है। इधर लालू ने अपने प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह बांटना शुरू भी कर दिया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।